मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आपका संडे है और आपकी तारीख आज कितनी है? 18 जून है। 18 जून 18 जून आपकी तारीख है और दिन आपका संडे है। तो आप कहेंगे भैया आप यही बताने के लिए आए थे, ये तो हमको पता ही है 18 जून है, संडे है। तो मैं ये आपको उसे बताने के लिए नहीं आया था कि 18 जून है, संडे है। तो सबसे पहले आपको याद दिला देता हूँ, संडे है, आज आपको मॉक देना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा फुल मॉक लगाना है। और मॉक देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, मॉक का एनालाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रीवियस 2 मॉक दिए होंगे, क्योंकि मैंने लगातार 4 जून को भी आपसे कहा था और 11 जून को भी आपसे मॉक देने के लिए कहा था। अगर आपने मॉक नहीं दिया होगा तो आपको मॉक इस समय यहाँ पे आपको देना है। अगर आपने दिया था तो अगर आपने उस मॉक को एनालाइज़ नहीं कर पाए तो आज 18 जून को आज आपको उस मॉक का, तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 जून है और संडे है और आपको आज मौका एनालाइज करना है, ठीक है। और मैं अपने सभी दोस्तों को बता देता हूँ, 2023 में इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने हैं। कितनी सारी वैकेंसी हैं ये देख लीजिए। आपको DDA जेई, THDC जेई, और उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं कि SSC जेई, DFCC IL जेई, NHPC जेई, SSC DHDC DDA। तो ये सारी 5 वैकेंसियाँ हैं। तो 5-6 वैकेंसियाँ हैं आपके सामने। वही मैंने कहा है, एक तीर पाँच निशानी। ये कब आपका एक तीर पाँच निशानी काम कर पाएगा? जब आप सभी फॉर्म को आपने भरा होगा, पर आप फॉर्म तो भर देते हो पर उसको एनालाइज नहीं करते हो किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस करूँगा कि DDA जेई है, THDC जेई है, यहाँ पे THDC और NHPC जेई। अगर हम बात करें, जो THDC है, THDC जेई आपका है और जो आपका NHPC जेई है, तो इन दोनों का पेपर का पैटर्न सेम है। लगभग कितना है यहाँ पे? तो 140 क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे है वो आपका टेक्निकल का रहने वाला है, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। और 30 ही क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका जीके जिसका रहने वाला है। तो THDC NHPC में 140 नंबर आपका टेक्निकल रहेगा, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग रहेगा, 30 आपका जीएस रहेगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं SSC जेई की, तो यहाँ पे भाई साहब SSC जेई में आपको पता ही होगा 100 क्वेश्चन आपको पता सब कुछ है, पर थोड़ा आपको एनालाइज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का है और 50 क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे भाई 50 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग रहने वाला है और 50 क्वेश्चन ही आपका जो रहने वाला है वो आपका जीके जीएस का रहने वाला है। SSC का पैटर्न ये हो गया, THDC NHPC आपका ये हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बात करें SSC जेई की, बात कर लिया, THDC की बात कर लिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं DDA जेई का, तो भाई जो DDA जेई का कुछ पैटर्न है तो कुछ इस तरीके से है। DDA जेई में यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल रहेंगे, ठीक है। और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका मैथ का रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका रीजनिंग रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो जीके जीएस रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो पहले हर एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं क्या किसका पैटर्न है, फिर उस हिसाब से हम एक रणनीति बनाते हैं। और मतलब आपको भी ऐसे ही काम करना चाहिए कि सबसे पहले आपने फॉर्म तो भर दिया, पर आप कामन देखें। मतलब आपको तो तैयारी करना है, इन सब की करना है और आप इन सभी एग्जाम में देखो, आप इन सभी एग्जाम को दोगे, ठीक है। अब मुझे पता है आप भी दोगे, हम भी देंगे, पर ये सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो पेपर कॉमन है, जैसे कि DDA में कुछ चीज़ें कॉमन है, THDC में कॉमन है, SSC में कॉमन है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसको तो हमको सबका पढ़ना रहेगा भाई। अगर मान लो DDA में मैथ आ रही है और आपके DFCCL में मैथ आ रही है, तो वो तो अलग अलग तो रहेगी नहीं मैथ की, हाँ इसकी मैथ अलग होती है, उसकी मैथ अलग होती है। भाई DDA वाला अलग मैथ पूछेगा, भाई DDA अगर नंबर सिस्टम पूछेगा तो DFCCL में नंबर सिस्टम पूछेगा, अगर DDA वर्क एंड टाइम पूछ रहा है तो DFCCL में वर्क एंड टाइम पूछेगा। तो हमको एक अपना एक क्या कहते हैं कि एक अपना प्लान बनाना चाहिए, एक हमका कॉमन सब्जेक्ट देखना चाहिए कि हमको किस हिसाब से अपनी तैयारी करना है और उसी हिसाब से हमको टाइम देना है। देखो हर एक एग्जाम में टेक्निकल आएगा, तो टेक्निकल को आपको कम से कम 5 से 6 घंटे देना है। पहले हम लिख लेते हैं DFCC IL का भी, हम यहाँ पे हमने THDC NHPC लिख लिया, फिर यहाँ हमने लिखा SSC जेई का, फिर हमारा DDA हो गया, फिर बचा है हमारा क्या, DFCC IL। अब DFCC IL में क्या है कि इसमें CBT 1 पूरा का पूरा टेक्निकल है, पूरा का पूरा सॉरी नॉन टेक्निकल है। तो अब CBT 1 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रीजनिंग रहेगा,
30 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका मैथ रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका साइंस का रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहेगा, और 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो रेलवे से रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका 100 नंबर का CBT 1 रहने वाला है। ये आपका टेक्निकल का, ये आपका नॉन टेक्निकल का पूरा पार्ट रहने वाला है, रहेगा वो आपका नॉन टेक पार्ट का ये पूरा आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर आपको जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबसे पहले जो उम्मीद रहेगी एग्ज़ाम होने की वो आपकी DDA JEE की, सबसे पहले जो उम्मीद रहेगी वो आपकी DDA JEE की रहेगी, और THDC की, और आपकी NHPC JEE की। हो सकता है SSC के पहले हो जाए, ठीक है। और ये SSC और DFCCL मान लो बाद में, मान लेते हैं कि ये आपका बाद में होने वाला है, तो सबसे पहले आपका DDA रहने वाला है। तो भाई देखो, अगर आप THDC की और NHPC की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 140 क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका टेक्निकल रहेगा, और DDA में अगर आप बात करो, या सबकी जो मैं बात कर लेता हूँ, जो भी एग्जाम आपके पास हो, मतलब हो सकता है या लगातार आपके अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में एग्जाम देखने को मिले सारे लगातार तरीके से। तो अभी से आपके पास अगर हम बात करें, तो अभी से जो आपके पास टाइम है, अभी से आपके पास जो आपके पास टाइम है, वो टाइम आपको 18 जून में इसलिए बता रहा था कि आज अभी 18 जून है। इस महीने में आपको पास 12 दिन है जून में, फिर बात करें जुलाई, फिर बात करें अगस्त, फिर बात करें सितंबर। अक्टूबर में आपको SSC तो पक्का ही देखने को मिलेगा, SSC तो कंफर्म है अक्टूबर में। बचे हुए इन 3 महीने में, ये आपके पास जो 3 महीने का टाइम है, इस 3 महीने में आपको कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है और कैसे अपनी तैयारी को करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अक्टूबर आपके पास, ये 10 से 11 अक्टूबर आपके पास प्री-1 आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई आपका है, अगस्त है, जुलाई है आपका, अगस्त है, सितंबर, ये आपका 3 महीना ये बचा हुआ टाइम है। हो सकता है इसी सितंबर में, अक्टूबर में आपको NHPC या THDC आपको DDA देखने को मिल जाए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, पर आपका ये सितंबर अक्टूबर में आपका देखने को मिल जाए। तो आपको इसकी तैयारी भी करना है, साथ में SSC की तैयारी करनी है, और हो सकता है DFCCL भी देखने को मिल जाए। तो इतने बचे हुए समय में 3 महीने के अंदर हम बात करें और मोटा मोटी कि आपके पास पूरे 90 दिन है। तो किस हिसाब से आपको तैयारी कीजिए ताकि आपका SSC भी ना खराब हो, बाकी बीच में अगर ये सब एग्जाम पढ़े तो ये भी आपका चलता रहे। तो देखिए, SSC में सबसे पहले अगर SSC में हम देख रहे हैं कि मेन एग्जाम आपका SSC है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है। तो टेक्निकल हर एग्जाम में आ रहा है, टेक्निकल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्निकल को आपको 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे, या 4-5 घंटे, 6 घंटे। अगर आप ऑफिशियल वर्क हैं जो आप करने वाले हैं, तो आप इसको 2-3 घंटे दे सकते हो, जो भी आपके पास मैक्सिमम टाइम बचे। जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, जो फुल टाइम तैयारी करते हैं, वो अपना 5-6 घंटे दें। और जो ऑफिशियल वर्क, जिससे मतलब जॉब वगैरह करते हैं, तो वो अपने टाइम का 75%, उनके पास जो टाइम बचे 75% अपने SSC JEE में वो टेक्निकल के पार्ट को दें, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका रीजनिंग और बचता है आपका GS। तो भाई देखो, रीजनिंग आपके हर एग्जाम में आ रही है, 50 नंबर की अगर रीजनिंग यहाँ पे आ रही है, THDC में 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है, अब DDA में 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है, DFCCL में 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं सब कहीं आपकी रीजनिंग आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपना SSC के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो मैंने टेक्निकल आपने बता दिया कि हर एग्जाम टेक्निकल आ रहा है, आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो आपका रीजनिंग का पैटर्न है, रीजनिंग को आपको भी 1 से 1.5 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, मतलब आपने रीजनिंग को पढ़ रखा है बढ़िया, मतलब क्या है, आपने रीजनिंग के पूरे सिलेबस को पढ़ रखा है, तब आप डेली 1 मॉक लगाइए, डेली आप 1 मॉक लगाइए। पर आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, आपने हर मतलब रीजनिंग के हर टॉपिक को, कंसेप्ट को समझा ही नहीं है, क्या कैसे कंसेप्ट है, मतलब नंबर सीरीज में क्या होता है, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। तो आप अगर मॉक लगाने जाओगे तो आपके नंबर आएंगे नहीं, और आप पहले डिमोरलाइज हो जाओगे। तो आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट पे काम करो। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं आपको पता ही है, उन रीजनिंग के टॉपिक के कंसेप्ट पे काम करो, अपना कंसेप्ट तैयार करो कि कंसेप्ट हमारा किस तरीके से होगा, और अपना कंसेप्ट तैयार करने के बाद तब आप मॉक देने आओ। जब रीजनिंग में आपको 50% लगभग हो जाए, 50% मान लीजिए, देखो सबसे ज़्यादा आता है आपका नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये सारी चीज़ें, और आपका 3-4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 3-4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर तैयार कर लोगे, उसके बाद रीजनिंग की अगर मॉक देने जाओगे तो आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा, आप कर पाओगे। तो आपका अगर रीजनिंग की अगर काम करोगे तो आपका SSC JEE में भी काम आएगा, THDC में 30 नंबर का काम आएगा। 30 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ 50 नंबर की बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद DDA में आपको 10 नंबर का आएगा रीजनिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपका DFCCL में 30 नंबर का रीजनिंग आएगा,
ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको टेक्निकल के बाद अगर आप काम करना चाहो तो आप रीजनिंग पे काम करो। रीजनिंग पे आप जब काम करोगे, आपके सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको टॉपिक भी दे दूंगा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, सारे टॉपिक मेरे पास हैं जो आपके SSC में हर एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप उसको पढ़ लोगे। आप उसको पढ़ने के बाद आप उसकी मॉक लगाओगे। अब मॉक आप लगाओगे तो आपको मजा आने लगेगा कि भाई आपके नंबर आने लगेंगे, पर आप मॉक का तब लगाओगे जब आपका कुछ परसेंट आप टेक्निकल के रीजनिंग के कंसेप्ट को आप समझ पाओगे। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं अभी कंप्लीट है तो आप रीजनिंग के मॉक लगाने जाओगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी सामने। तो आप सबसे पहले कहीं से भी, कहीं यूट्यूब से भी, चाहे आप किसी ऑनलाइन पेड कोर्स से, आप कैसे भी कर करके आपको सबसे पहले अपने इस पार्ट को मजबूत करना है। कौन से पार्ट को भाई? इस पार्ट को आपको रीजनिंग की मजबूत करना है। आपको रीजनिंग काम हो जाएगा। ठीक है, आप डेली आप टेक्निकल पे काम कर रहे हो, रीजनिंग पे काम कर रहे हो, तो काम करना पड़ेगा। रीजनिंग अगर आप सोचोगे आप ना काम करो तो बहुत दिक्कत होगी। आप देख लीजिए 50 नंबर का यहाँ है, लोग 50 में 45 नंबर तक लेके आते हैं भाई साहब, 45 नंबर तक लेके आते हैं। तो आप भी ला सकते हो। ठीक है, तो आप भी ला सकते हो, आप भी ला सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो आप मुझे देख रहे हो ना, आप भी ला सकते हो 45 नंबर। तो कब ला पाओगे? जब आप इस तरीके से काम करोगे। सबसे पहले कंसेप्ट तैयार करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट में जो कंसेप्ट आपको ना पता हो अपने नोट में डालो, उसके बाद रिवाइज करो हर संडे को, देखो आपके नंबर आने लगेंगे। ठीक है, आपको डेली काम करना है टेक्निकल पे, रीजनिंग पे। फिर अगर हम बात करते हैं डेली आपको क्या काम करना होगा, अब यहाँ देखिए GS 30 नंबर की आएगी, THDC HPC में GS 30 नंबर की आएगी, ये GS आएगी। SSC में GS 50 नंबर की GS आएगी। फिर आपका जो 10 नंबर का GS आएगा। देखो अब DD UDA के लिए आप GS के लिए थोड़ा काम करोगे, आप काम करोगे अपने SSC के लिए काम करोगे, GS के लिए आप काम करोगे, HPC के लिए GS के लिए काम करोगे, आप काम करोगे। तो DFCCIL में जिस नंबर का 30 नंबर का GS आएगा साइंस और मिला करके उसको, आप इन सब के लिए काम करोगे। जब आप इन सब के लिए काम करोगे तो उसी में DD आपका आराम से हो जाएगा। तो कहीं से आपको अलग इफर्ट लगाना ही नहीं है कि आप जो है अलग से इसकी तैयारी करोगे। बस आपको समझना है आपके कंसेप्ट को। 80 नंबर टेक्निकल यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे काम थोड़ी काम करोगे। आप तो SSC के लिए काम कर रहे हो, आप तो काम कर रहे हो HPC के लिए। आप जब इन सब के लिए एग्जाम के लिए काम करोगे तो आपका ऑटोमेटिक DD तैयार हो रहा है, और DD मान लो एग्जाम हो भी जाता है तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अब आपने रीजनिंग, टेक्निकल और GK GS आपने देख लिया कि आपका ये सब तैयार हो रहा है। आपका DFCCIL भी, बहुत से लोग कहेंगे DFCCIL हम नहीं, मतलब जो है हमको नहीं प्रेफर करना है। भाई प्रेफर करो या ना करो आपकी मर्जी है, पर आप यहाँ तैयारी कर रहे हो सब चीज़ें, क्योंकि रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, मैथ अभी आप पढ़ोगे, मैथ आप पढ़ोगे, क्योंकि DDA में भैया मैथ बहुत बड़ा फैक्टर करेगा, क्योंकि रीजनिंग सबका तैयार होता है, GS सबका तैयार होता है, इंग्लिश कम तैयार होता है, पर मैथ बहुत से लोगों का तैयार होता है। तो मैथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर लाना है, कम से कम 10 में 10 नंबर, आप मैथ में 9 नंबर 8 नंबर लाना पड़ेगा। तो आपको मैथ यहाँ काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आपको ना काम करते हुए, आप ना चाहते हुए भी, टेक्निकल आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, GS आप पढ़ रहे हो, इतना काम तो आप कर ही रहे हो। एक्स्ट्रा आपको कहाँ इफर्ट लगाना है? एक्स्ट्रा जो आपको इफर्ट लगाना है वो आपको आपके मैथ्स और इंग्लिश पे लगाना है। आप कहोगे भैया हम मैथ इंग्लिश पे कैसे काम करें? मैथ पे अगर आप काम करोगे तो आपका कहाँ कहाँ काम आएगा। मैथ में अगर आप काम करोगे तो ये मैथ आपकी, देख लीजिए, मैथ आपकी DDA में 10 नंबर ला सकती है, DFCCIL आपको 30 नंबर दिला सकती है। आप DFCCIL आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको मैथ पे काम करना पड़ेगा। मैथ वाला टॉपिक को आप पढ़िए, मैथ में जो आपके टॉपिक हैं, तो मैथ वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उसको मॉक लगाना पड़ेगा। मैथ में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, 10 से 12 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैंने अपने चैनल में बता भी रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे, हाँ मैंने बता रखा है किन 10 टॉपिक पे आपको मैथ के लिए काम करना है, DDJ के लिए। और अगर आप पढ़ ही रहे हो, थोड़ा और इफर्ट लगाओगे तो आपका DFCCIL भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैथ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ बची थी इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश से भी काम करना पड़ेगा। इंग्लिश में मैंने बता दिया, इंग्लिश आप किस लिए काम करोगे? इंग्लिश आप ओनली काम करोगे DDA के लिए, DDJ के लिए आपको इंग्लिश के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको 5 नंबर का आपका वोकेब होगा। तो वोकेबुलरी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अल्टरनेटिव पे। और अल्टरनेटिव 5 नंबर आपको ग्रामर करना पड़ेगा। तो आप एक दिन वोकेब पढ़िए, एक दिन ग्रामर का काम करिए, एक दिन वोकेब, एक दिन ग्रामर। तो ऐसे आपको अगर आप काम करोगे, देखो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आप कुछ ना कुछ आप इफर्ट अपना लगाओगे तो आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। पर आप सोचोगे कि वोकैब कहाँ से करें, कैसे करें, क्या नहीं। तो आपको खुद काम करना है, आपको खुद अपने सोर्स को ढूंढना है कि हमको कहाँ से काम करना है इस ग्रामर पोर्शन के लिए, और कहाँ से काम करना है अपने इस वोकैब के लिए, कहाँ से काम करना है अपने इसके लिए। तो आपको अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो आपको इस इंग्लिश वाले वोकैब वाले पार्ट पे लगाना पड़ेगा। ये बात रही आपकी। बाकी आप जो है 5 जो आपका रहेगा ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। तो ये आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपका सेग्रीगेशन कर दिया है कि आप अपने हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। आप किस तरीके से, यहाँ मैंने लिख भी दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे DD में आपको जो है
DD में आपको 120 मार्क देखना मिलेगा, जिसमें आपका 80 टेक्निकल रहेगा और 200 मार्क आपका कहाँ पे रहेगा, THDC के अंदर। CBT1 आपका 200 मार्क, CBT1 आपका SSJ में रहने वाला है। ऑफिशियल वाला पार्ट रहा है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको NHPC वाला पार्ट में मैंने बता दिया, DFC मैंने बता दिया, मैंने आपको हर एक तरीके से बता दिया है कि आप किस तरीके से अपना टेक्निकल रीजनिंग GS पढ़ सकते हो। बाकी आपको स्टाइफाइड इंग्लिश मैथ पे करना पड़ेगा। आप अल्टरनेटिव पे इनको रख सकते हो, अगर आप करते रहोगे तो आपको 10 में 4-5 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। तो यही रही बात। और बाकी आपको कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ आपको जानना हो तो आप जो है ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से, आप वहाँ भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी हमारे साथ हमसे हो पाएगा, आपको मैं डेली अब एक सोच रहा हूँ, डेली आपको एक रूटीन, एक वर्चुअल लाइब्रेरी के तरीके से आपको एक रूटीन दूँ, किस तरीके से आपको काम टॉपिक को कवर करना है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत से लोग अपना टाइम नहीं बना पाते, मैं सोच रहा हूँ काम करना स्टार्ट करूँ। बाकी आप लोग ऑफलाइन कॉन्ट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये सही रहेगा नहीं सही रहेगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।